हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीआरपीसी के लेक्चर्स। तो चलिए विदाउट टाइम पास करें, हम सीआरपीसी के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स, जो हमारा सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 23 तक कितनी कोर्ट है, उन कोर्ट के क्या जुरिडिक्शन है, क्या पावर्स है, उनके जज कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, और कुछ स्पेशल कोर्ट बनानी हो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं, वो सारे हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। तो चलिए विदाउट कुछ बात करें, हम सीआरपीसी को स्टार्ट करते हैं। आपको साइड में स्लाइड्स आ जाएगी सारी सेक्शंस की, जो इन्फॉर्मेशन जो मैं मेरे लैपटॉप में से पढ़ के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सारी स्लाइड्स आपको साइड में दिख जाएगी। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, और साथ में अपनी बैरेट भी ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसान रहिए। और नोट्स बनाना चाहे तो आप साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 6। सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, मतलब कि हमारे जो सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल कोड्स है उनकी क्या क्या क्लासेस है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कैसे कैसे उन क्लास सारे कोड्स को डिवाइड कर रखा है, वो हमारा सेक्शन 6 बताता है। देखिए हमारे डायरेक्ट खोल लीजिए आप, और साइड में स्लाइड्स आ रही होगी, उसमें देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन इसके अंदर लिखी गई है वो लिखी गई है कि बिसाइड द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के अलावा। हाई कोर्ट तो सारे केस सिविल और क्रिमिनल जब भी अपील करी जाएगी वापस सुना जाएगा, और उसके अलावा मेजरली 4 प्रकार की कोर्ट है जो हमारे इस क्रिमिनल कोर्ट सीआरपीसी के अंदर दी गई है, जो हमारे सारे क्रिमिनल केसेस को सुनेगी होगी। सबसे पहली कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन, उसका जो दूसरी कोर्ट है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होते हैं, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये सारा हम आगे वाले सेक्शन में आने वाले पढ़ेंगे। और जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 में जो थर्ड क्लॉज है जिसमें बता रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास के भी होते हैं और सेकंड क्लास के भी होते हैं। उसके बाद जो लास्ट इसके अंदर कोर्ट दे रखी है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसका जो हमारा कलेक्टर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर कलेक्टर क्रिमिनल केसेस को हियरिंग कर रहा है तो उसे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेंगे सीआरपीसी के अंदर, और अगर वो सिविल केसेस की सुनवाई कर रहा है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे, जिसे हम सिविल में डीएम कहते हैं। तो चलिए हम इसका अगला सेक्शन पढ़ते हैं। जो इसका अगला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 को हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली टेरिटरीज दे रखी है कि कौन सी एरिया में कौन सी कोड हो सकती है, सारी बेसिक सी नॉलेज इसके अंदर दे रखी है, और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और हमारे जो कोर्ट की प्रोसीजर होती है उसके अंदर भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए हम सेक्शन 7 को स्किप कर रहे हैं। हम डायरेक्ट आ रहे हैं सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 8 जो वो बात करता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, उनके जजेस कौन होते हैं, ये सारी चीजें हमारे जजेस वजह से मात्र मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे। तो बेसिक सी बात है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के होंगे। तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डिवाइड कर रखा है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बैरट की लैंग्वेज से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद जब आप बैरट से इस सेक्शन नंबर 8 को पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा और आप एग्जाम में तरीके से लिख सकेंगे। तो चलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है समझ लेते हैं। अब बेसिक सी बात आपको सोचने वाली बात है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया एक अलग एरिया घोषित करा गया है, जिसको अलग से सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 8। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर खासियत होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया की खासियत क्या है, कोई भी एक ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा की है, 1 मिलियन, याद रखिएगा कि अगर कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा की है, 10 लाख से ज्यादा की है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देंगे। और ये घोषणा किसके द्वारा करी जाएगी, ये घोषणा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे आंकड़े रहते हैं, पूरा काउंटिंग रहती है कितनी पॉपुलेशन, कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो उस एरिया की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा की हो जाती है तो उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया जाएगा। अब आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तब हमने हिस्ट्री में बहुत सी बार पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंटल टाउन्स, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने प्रेसिडेंटल टाउन्स बनाए थे, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, ऐसे अलग अलग जगहों को उन्होंने प्रेसिडेंटल टाउन्स बनाए थे, जो कि उनका मेन हब था ब्रिटिशर्स का। उसी टाइप से जो बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, ये साइड जो है हमारे, इनको अब प्रेसिडेंटल टाउन्स की जगह मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया गया है। और इन जगहों पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट लगती है, और यहाँ पर उस प्रोसेस के जरिए ही सारे केसेस की सुनवाई होती है, ट्रायल होते हैं और वहां पर पनिशमेंट दिए जाते हैं।
अब इसमें कुछ चीजें बहुत जानने और समझने वाली बात है कि जो इसका क्लोज 3 है, क्लोज 3 कहता है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो इस मेट्रोपॉलिटन एरिया को तो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, पर इसके अंदर एक मेजर बात है कि वो पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए। अगर आपने किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोटा करा है और उस छोटे करने की वजह से अगर उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो गई तो उससे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन 10 लाख ही होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका क्लोज 4 और 5 है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसका जो मेन जो सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 है वो इस बारे में बात करता है कि हमारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, समझ लीजिए ये हमारा पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और इसके अंदर 10 लाख की संख्या हमारी आ गई, इसके अंदर 12 लाख की संख्या है। अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उससे सोचा कि हम इतने पार्ट को अलग कर देते हैं और इतने पार्ट को अलग कर देते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में 10 लाख लोग रहते हैं, 1 मिलियन लोग रहते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। और जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम हमारा सिंपल एरिया घोषित कर दिया जाएगा, तो इधर 2 लाख हो जाएंगे। अब बात ये हो रही है कि अभी हम है 2021 में, और 2021 में ये पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। आने वाले अगले महीने में ये लागू होने वाला है कि इतना पोर्शन जो है मेट्रोपॉलिटन है और इतना पोर्शन जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन के अभी 2021 तक जितने भी केसेस मेट्रोपॉलिटन एरिया में चल रहे थे इन लोगों के, वो आगे भी उसी प्रोसीजर से चलते रहेंगे। और आने वाला 2021 में जब नए केस आ जाएंगे, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और जब नए केस आएंगे तब जाकर हम उसे नई प्रोसीजर से, सिंपल कोर्ट में सिंपल और मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के हिसाब से प्रोसीजर होगा। ये हमारा सेक्शन 4 कहता है। सिंपल सी बात आपको समझना है कि वापिस से वीडियो को पीछे जाइए और इस एग्जाम्पल को समझिए। कितना बड़ा एरिया है, थोड़ा एरिया को हम छोटा कर रहे हैं, पॉपुलेशन 10 लाख की रहेगी, पर जो लोग बाहर निकल गए हैं मेट्रोपॉलिटन से, अगर उनका ऊपर कोई पेंडिंग केस चल रहा है तो वो केस उसी प्रोसीजर से सोल्व किया जाएगा, क्योंकि वो जो डिवाइड है मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिवाइड करने से पहले ही वो केस चलता आ रहा था, इस वजह से। उसके बाद जो हमारा अगला क्लोज है वो भी इसी बारे में बात करते हैं कि इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोटा कर रहे हैं। अब ऐसा केस जिसके अंदर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा ओल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, हम ये एरिया और इसके अंदर जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉपुलेशन है माइग्रेशन की वजह से 10 लाख की जगह 9 लाख हो गई है, तो हम इस 1 लाख के एरिया को और इसके अंदर जोड़ रहे हैं ताकि ये मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा। अब 2021 से पहले जितने भी इस पर्टिकुलर एरिया में केस चल रहे थे वो सारे हमारे दूसरे लोग के हिसाब से, दूसरे कोर्ट में जो के हिसाब से सोल्व किए जाएंगे और इस वाले के हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से। और जब ये दोनों मिक्स कर दिए गए उसके बाद से अगर कोई नया केस आता है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से ही सोल्व किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 8 बताता है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है, अगर आपको सेक्शन 8 समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, 2 एग्जांपल से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमने कुछ कोर्ट पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके बाद हमने जो पढ़ा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हम जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है और सेक्शन नंबर 10 है, समझिए सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 जो है वो बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की, कि जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 9 और 10 है। सेक्शन नंबर 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या है देखिए, समझ लेते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर हर सेशन में एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, हर एक सेशन डिवीजन में कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये हमारा सेक्शन नंबर 9 कहता है। उसके बाद अब अगर वो कोर्ट है तो पर्टिकुलर उस कोर्ट के अंदर कोई जज भी होगा, तो जी हाँ, जो उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो जज होगा हम उसे जज ही बुलाएंगे। और ये जज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये जज हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। समझिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन हर डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगी और उस कोर्ट ऑफ सेशन का एक जज होगा, वो जज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो जज है उसको हेल्प करने के लिए, उसको सबऑर्डिनेट करने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए जो हाई कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज इन दोनों का भी अपॉइंट करेगा, ताकि जो एक होता जो सेशन जज है उसकी हेल्प हो सके। ये क्लोज नंबर 3 का आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, क्लोज नंबर 3 इसके अंदर बता रखा है कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट करेगा, ताकि जो एक लोता उस सेशन कोर्ट का जो जज है उसको हेल्प हो सके। अब देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट क्लोज है वो है क्लोज नंबर 5 और 6। क्लोज नंबर 5 कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, अब कोर्ट ऑफ सेशन हमने एस्टेब्लिश कर दी हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें जज भी बिठा दिया गया, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी बना दिया गया।
पर कभी ऐसा टाइम तो आएगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे सेशन कोर्ट है, कभी ना कभी टाइम तो आएगा न किसी कोर्ट में जो सेशन जज है वो वेकेंट रहे, उसकी पोजीशन क्या रहे, वेकेंट रहे, वहां पर उस टाइम पे कोई जज हो ही नहीं उस पोजीशन पे। उस टाइम पर क्या किया जाएगा, तो उसके लिए हमारा क्लोज नंबर 5 है। क्लोज नंबर 5 कहता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि सेशन जज की पोजीशन जो है वो वेकेंट रहती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाई कोर्ट अपनी पावर को यूज करके एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में किसी को वो वेकेंट पोजीशन पर बिठा सकती है, ताकि जितने भी अर्जेंट एप्लीकेशन है उनकी सुनवाई हो सके और उन केस को सोल्व किया जा सके। और अगर ऐसे टाइम पर असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी अनुपस्थित है, उनकी भी पोजीशन खाली है, तो ऐसे टाइम पर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हम आगे पढ़ने वाले कि क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है, ताकि वो अर्जेंट एप्लीकेशंस को उनकी सुनवाई की जा सके। सारे केसेस की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ जो अर्जेंट है उनकी ही सुनवाई की जाएगी। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन का जो लास्ट सब क्लोज है, सब क्लोज 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस तो फिक्स रहेगी जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाएगी कि सेशन कोर्ट यहाँ बनी हुई है, और जो जज होगा वो सेशन कोर्ट का वहां बैठेगा, और जितनी भी केसेस की हियरिंग होगी वो वहां होगी। एडिशनल सेशन जज की और असिस्टेंट सेशन जज की भी एक पोजीशन होगी जहां पर उन्हें बैठना है और वहां पे उनकी हियरिंग होगी। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी की प्राइवेसी की वजह से या किसी की सेफ्टी की वजह से कोर्ट को शिफ्ट करना पड़े किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो किया जा सकता है सेक्शन नंबर 9 क्लॉज 6 के तहत उस कोर्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके मैं आपको बहुत सी एग्जांपल देता हूं। जो हमारे राम रहीम के ऊपर केस चला था, उसके लिए तिहाड़ जेल के अंदर कोर्ट को शिफ्ट किया गया था, और राम रहीम की जो भी सुनवाई थी वो सारी की सारी तिहाड़ जेल के अंदर ही की गई थी। तो चलिए हम अगला, हमारा जो सेक्शन नंबर 9 है कोर्ट ऑफ सेशन हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 जो है वो बात करता है कि सब ऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, मतलब कि जो हमारा सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है, उसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज क्या काम करेगा, वो कैसे सबऑर्डिनेट करेगा, वो किस प्रकार से जो हमारा सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है उसको हेल्प करेगा, वो हमारे सेक्शन नंबर 10 के अंदर दे रखा है। इसीलिए सेक्शन नंबर 10 भी किससे रिलेटेड है, कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। जो हमारा क्लोज 10 है, सेक्शन 10 है, वो बात करता है कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जज है एक पर्टिकुलर सेशन डिवीजन के अंदर, वो सारे असिस्टेंट सेशन जजेस किसके अंतर्गत रह के काम करेंगे, वो सेशन जज के अंतर्गत रह के काम करेंगे। सिंपल सी बात है, जो क्योंकि हम टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेशन का। उसके बाद जो इसका अगला क्लोज है वो बात करता है कि जो सेशन जज है वो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकता है। जो सेशन जज है, सुनिएगा, जो सेशन जज है वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकता है, ताकि जितने भी प्रोसीजर है वो सारे को फॉलो किया जा सके और स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी केसेस उनको सोल्व किया जा सके। और असिस्टेंट सेशन जज जो है उनके अमंग, क्योंकि असिस्टेंट सेशन जज एक नहीं होगा, एक सेशन जज होगा, उसके अंतर्गत बहुत सारे असिस्टेंट सेशन जज होंगे जो कि अपने कार्य को संभालेंगे, और वो किसको हेल्प करेंगे, सेशन जज को। इसलिए सेशन जज के पास पावर रहती है कि वो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके जितने भी वर्क है उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दे असिस्टेंट सेशन जज के बीच में। उसके बाद जो हमारा इसका अगला क्लोज है क्लोज नंबर 3। ध्यान रखिए कि हमने जो क्लोज नंबर सेक्शन नंबर 9 के अंदर क्लोज 5 पढ़ा था जिसके अंदर पोजीशन वेकेंट थी, वैसा ही क्लोज सेक्शन नंबर 10 का क्लोज 3 है, उसमें पोजीशन वेकेंट थी, खाली थी, इसके अंदर एब्सेंट है, मतलब जज उस पोजीशन पे है पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर गया है, शादी में चला गया, मान लीजिए शादी में चला गया, तो इस वजह से वो पोजीशन क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है, उसके वहां पर वो एब्सेंट है। अब इस केस में अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाती है तो उसकी हियरिंग के लिए एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज होंगे, और असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी अगर उसी शादी में चले गए हैं तो उसके बाद सीजेएम आएगा। और अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि सीजेएम भी नहीं हुआ, तो ऐसा पर्टिकुलर कोई सिचुएशन बन नहीं सकती है कि सेशन जज भी ना हो, एडिशनल सेशन जज भी ना हो, असिस्टेंट सेशन जज भी ना हो, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम भी ना हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बन सकती है, वरना कोर्ट ही नहीं चलेगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 जो कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है वो हो चुका है। एक बार आप वीडियो को पीछे करके सुनिएगा तो आपको वापस समझ में आएगा, और एक बार आप बेट से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में आपको ये चीज समझ में आएगी। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 11 जो बात करता है कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सबसे पहले इस वर्ड को समझ लीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। हिंदी में बोलूंगा तो न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश, मतलब कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि
लीगल केसेस की सुनवाई करता, सॉरी क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है, वो सारे हमारे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आते हैं। अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होती है, बेसिक सी चीज समझने की। देखिए डायरेक्ट आपके पास आप पढ़ लेंगे, मैं आपको बेसिक चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब एक कोर्ट है। तो कोर्ट है तो उसका कोई जुडिक्शन होगा, एक पर्टिकुलर कोई एरिया होगा जिसके अंदर ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कोर्ट ऑफ सेशन एक है। अब उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक नहीं होगा, उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट बहुत सारी हो सकती है। जितनी भी पर्टिकुलर वो कोर्ट जितनी बड़ी है, जितने ज्यादा उसके अंदर केसेस आते हैं, जितना बड़ा जुडिक्शन उस कोर्ट का है, उतने ज्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर एस्टेब्लिश करी जाएगी। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी जाएगी, फिर से हाई कोर्ट के द्वारा ही वो पर्टिकुलर कोर्ट सारी एस्टेब्लिश करी जाएगी। और उन सारे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर एक एक जज को अपॉइंट किया जाएगा, और सारे जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। और उन सारे जजेस को हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से वो सब जाने जाएंगे। अब इसके अंदर जो हमारा क्लोज 1 है उसके अंदर एक प्रोवाइडेड दे रखा है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट भी इस्टेब्लिश की जा सकती है, जो आगे आने वाले सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो इसका अगला क्लोज है, जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अगला क्लोज है, वो बात करता है कि जो हाई कोर्ट है वो टाइम टू टाइम पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सब चेंज कर सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के लिए, ताकि उनके केसेस की हियरिंग सुनवाई, जिस पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा केसेस, जितने ज्यादा बड़ा एरिया, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और साथ ही में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर वो क्रिमिनल केसेस की हियरिंग कर रहा है तो उसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे। और उसी टाइम अगर वो कोई सिविल केस की सुनवाई कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सिविल जज। अगर वो फर्स्ट क्लास है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज फर्स्ट क्लास। कौन सा 1 2 3, अब अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे कोर्ट के अंदर तो आपको पता होगा कि आपके जो सीनियर्स है वो आपको बोलते हैं होंगे कि ये सिविल जज 1 के यहाँ चले जाओ, ये सिविल जज 2 है, सिविल जज 3 है, जेएमएफसी 1 है, जेएमएफसी 2 है। ये बात सारी हमारे प्रैक्टिकल कोर्ट के अंदर अप्लाई होती है, जो हमारे सेक्शन 11 के अंदर दे रखी है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 जो है बात करता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखिए समझने वाली बात है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे इन्होंने लगा दिया चीफ, मतलब कि जितने भी उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर जितनी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उन सब के ऊपर एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होगा, उन सब का एक हेड होगा। कौन होगा वो, जिसको हम बोलेंगे CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, जो उन सारे, मतलब कुल मिलाकर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास सारे पावर्स रहेंगे कि कौन सा केस किसके अंतर्गत जाएगा, कौन से कोर्ट के अंदर कितनी पावर्स देनी है, ये सारे किसके द्वारा कराए जाएंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा करे जाएंगे। और पर्टिकुलर सेशन के अंदर एक होगा जो सारे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट जो है वो जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करे हुए हैं, उन सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM घोषित कर देगा, अपॉइंट कर देगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 12 के अंदर दे रखी बेसिक सी बात की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, कैसे अपॉइंट किया जाता है और उसका पर्टिकुलर जुडिक्शन क्या होता है, ये हमारा सेक्शन नंबर 12 के अंदर दे रखा है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो हमारा सेक्शन नंबर 11 था उसके अंदर बात करी थी हमने प्रोवाइडेड, वही बात हो रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किया जा सकता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जाएगा इसकी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसी जरूरत पड़ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को अपॉइंट कर दी जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी और हाई कोर्ट एस्टेब्लिश भी कर देगी। अब ये हमारी पहली बात हो गई कि कैसे एस्टेब्लिश होगी। दूसरा, इसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कुछ एरिया में ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर केस ज्यादा आ रहे हो, जिस वजह से जो एक कोर्ट है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वजह से हाई कोर्ट या जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस के लिए उसी टाइप की
केसेस के लिए एक स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश कर दी जाए ताकि दूसरी कोर्ट के ऊपर लोड ना रहे। इसका एग्जांपल देता हूं, जो हमारा एनडीपीएस के रहते हैं, आईटी के रहते हैं, पास्को के रहते हैं, ये सारे ऐसे एक्ट है जिसके लिए स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश की जा सकती है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पर हाई कोर्ट उसे कर देती है। अब दूसरी बात कि इसके अंदर स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट बनाई गई है, इसके अंदर भी एक हमारे जज अपॉइंट किए जाएंगे और वो जज की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसकी बेसिक सी 2 क्वालिफिकेशन रहेगी। पहली क्वालिफिकेशन कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, या तो पास्ट में वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर एक प्रेजेंट वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो। दूसरा, उसके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका है या फिर प्रेजेंट में है और उसके पास लॉ की डिग्री भी है, तो उसे हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब के जज के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। अब इसके अंदर टाइम पीरियड भी है। बेसिक से टाइम पीरियड ये है कि अगर कोई भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट अपॉइंट बनाई जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। 1 ईयर के लिए ही बनाई जाती है और ये 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट अलाउ करे तो वो 1 साल की जो टाइम पीरियड है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो गई है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 जो है उसको हम बेसिकली इसको भी हम स्किप करेंगे, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, खाली ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा, ये हमारा सेक्शन नंबर 14 के अंदर दे रखा है। तो बेसिक सी बात है कि सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 18 के अंदर जो बात की गई है कुल मिलाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, उन सबका एक पर्टिकुलर लोकल जुरिडिक्शन होगा जो हमारे सेक्शन 14 के अंदर दे रखा है। तो आप इसको अपने डेट से पढ़ लीजिएगा, इसको समझने जैसी कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी सेक्शन है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है वो है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बात करता है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर कौन काम करेगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अंडर काम करेगा, ये बात हुई। अब देखिए, समझने वाली सबसे आसान सी बात है कि हमने अभी पढ़ा है कि सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक हेड होगा, कौन होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब कि जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके अंडर में कौन काम करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये दोनों ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास किसके अंडर में वर्क करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर वर्क करेंगे। और जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, उसके पास पूरा पावर है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम, स्पेशल ऑर्डर्स, स्पेशल प्रोविजंस पास कर सकता है। किसके लिए, ताकि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए, ताकि उनके अंदर उनके भीतर जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली हो सके। वो पूरा अधिकार हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 जो है वो है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। हमने सेक्शन नंबर 8 के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, कैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जाता है, क्या खासियत होती है। अब सेक्शन नंबर 16 के अंदर बात कर रही है कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर जो कोर्ट होगा उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, उसके अंदर जज कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सारे हमारे सेक्शन नंबर 16 के अंदर दे रखे हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसके अंदर जो जितनी रिक्वायरमेंट है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाने की, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाने की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि एरिया बड़ा है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, उतने कोर्ट को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और हाई कोर्ट पूरे फुल नोटिफिकेशन के साथ बताएगी कि हम इस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर इतने सारे कोर्ट्स को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा कि उन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को चलाने के लिए भी कोई जज चाहिएगा, तो वो सारे जज भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और इनको हम जज नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, हमारे हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया का जज मानेंगे। उसके बाद जो इसका आखिरी क्लॉज है वो बात करता है ज्यूडिशियल के बारे में, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठे हैं उनका जुरिडिक्शन ऑल ओवर पूरे के पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के ऊपर होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर उनका जुरिडिक्शन नहीं है। ये हमारा क्लोज हमारा सेक्शन नंबर 16 बताता है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17।
सेक्शन नंबर 70 बात करता है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब सिंपल सी बात जो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पढ़ी थी वही यहाँ पे भी है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होंगे? वो मजिस्ट्रेट जो कि बाकी सारे जज के ऊपर है, वो सारे जज उसके अंतर्गत आते हैं, उसके पास पावर होती है कि वो इन्हें कंट्रोल कर सके। और इन्हें बेसिक सी बात जो हमारे सेक्शन नंबर 17 के अंदर देखिए कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हाई कोर्ट है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट घोषित कर देगा। जो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पढ़ा वही इसके अंदर भी है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो इसका अगला क्लॉज है वो ये है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बना सकता है, जिसके पास पूरा अधिकार है कि वो सारी पावर्स को कंट्रोल करके, सारे पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए वो सारे जितने प्रोसीजर, जितनी वर्किंग है उन सबको सिस्टमेटिक तरीके से चला सके और सारे वर्क को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये हमारा सेक्शन नंबर 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वही बात अभी है फिर से कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होगा? सबसे पहली बात किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वही मांग करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि पर्टिकुलर केस के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाई जाए। हाई कोर्ट कर देगी स्टेब्लिश, और उसका अपॉइंट करने के बाद उसके अंदर जज कौन बैठेगा? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास लॉ की डिग्री हो। सिंपल सी बात, क्या टाइम लिमिट होगी? 1 ईयर का टाइम पीरियड होगा, उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे राइट्स को एंजॉय करेगा और उसका जो लोकल जुरिडिक्शन होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 18 कहता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 जो बात करते हैं वही बात जो ऊपर तक पढ़ता है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कि अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सब ऑर्डिनेशन कैसे होगा, किसके बाद कौन आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहले आएगा वो आएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिंपल सी बात है। उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ऐसे करके प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहता है उसके पास सारी पावर्स होती है कि वो अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरा जुडिशियल उसका रहता है कि वो पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया का कमांड करता है। उसके बाद उस नीचे जो होते हैं वो होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिनके पास जितना जितना अधिकार है, जितना जितना एरिया दिया गया है उसके अंतर्गत रखे सारे केसेस को सोल्व करते हैं। और टाइम टू टाइम वो स्पेशल प्रोविजंस और ऑर्डर्स के तहत भी सारे वर्किंग के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन नंबर 19 कहता है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 जो है बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने अभी आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर। अगर वो क्रिमिनल केसेस को सोल्व कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और अगर सिविल केसेस को सोल्व कर रहा है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे, डीएम। पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है। सेक्शन नंबर 20 के अंदर दे रखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि बेसिकली 4 सेक्शन के अंदर 5 सेक्शंस के अंदर 5 सब सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। क्लोजेस के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 क्लोजेस के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। सिंपल सी बात है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होगा। अब सोचिए कि जो कलेक्टर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट किया जाएगा? किसी के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा, वो सारे एग्जाम देके कलेक्टर बनेगा, और जो कलेक्टर होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब किसी किसी एरिया में ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि बहुत बड़ा एरिया है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक एरिया के अंदर अपॉइंट कर सकती है अगर वो एरिया बहुत बड़ा है, पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर एरिया का भी एक ही होगा। जो ओरिजिनल कलेक्टर है वही उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अब इसके अंदर एक बेसिक सी बात है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पोजीशन वेकेंट है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों होता है कि एक कलेक्टर पोजीशन छोड़ के गया है, दूसरा आएगा, उस टाइम में 2-3 महीने का गैप हो, उस पर्टिकुलर वेकेंट टाइम पीरियड में क्या होगा? तो उस पर्टिकुलर वेकेंट टाइम पीरियड में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पोजीशन वेकेंट है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे आ जाएगा, और वो जितने भी अर्जेंट एप्लीकेशन है उनको हेयरिंग करेगा। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 जो है वो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सिंपल सी बात है, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सारे काम कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केस के लिए हम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर देगी हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट क्या कर देगा, उसे बना देगा, अपॉइंट कर देगा, एस्टेब्लिश कर देगा कोर्ट को, और उसे सारे पावर्स और राइट्स भी दे दिए जाएंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर केस या फिर क्लासेस ऑफ केस के लिए
वो हियरिंग कर सके और सारे प्रोसेस को वो सही कर सके। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 22 जो बात करता है लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही होगा। और किसी एरिया में अगर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ओपन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उनके बीच में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 23 और ये हमारा आखिरी सेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट का। जो सेक्शन नंबर 23 वो बात करता है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी सब ऑर्डिनेशन, मतलब पूरी प्रोसेस बतानी कि सबसे ऊपर जो आएगा वो हमारा आएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद जो आएगा हमारा आएगा एडिशनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसके बाद इन सब के पास पावर्स रहेंगे। जो सबसे ऊपर हेड है उसके पास पावर रहेंगी कि वो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकता है, पावर्स को चेंज कर सकता है, अपनी पावर्स को यूज करके टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकता है ताकि वर्किंग और प्रोसीजर जो है वो स्मूथली चल सके। आज की वीडियो में इतना ही। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआर क्रिमिनल कोर्ट्स पूरा कर लिया है। इतनी कोर्ट्स हमने जान लिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हमने पढ़ लिया है, कोर्ट ऑफ सेशन को हमने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हमने पढ़ा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हमने पढ़ लिया है, इनके सबके सब ऑर्डिनेट हमने पढ़ लिए हैं, स्पेशल कोर्ट सबकी होती है हमने वो भी पढ़ ली है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगी तो नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।